नमस्कार। उद्भव एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज 12th बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के, वो आज अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए। और जेट और सीयूटी का जो क्रैश कोर्स है, जेट और सीयूटी का क्रैश कोर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के बाद स्टार्ट हो रहा है, और उसकी जो फीस है वो 8,000 रुपए है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेपरेट है। ठीक है, तो आप इस संस्था से तुरंत संपर्क करें। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन देखिए, दूध का सफेद रंग किस अवयव की उपस्थिति के कारण होता है? दूध का सफेद रंग यानी मिल्क का व्हाइट कलर, मिल्क का व्हाइट कलर, दूध का सफेद रंग, मिल्क का व्हाइट कलर किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण। और मिल्क का येलो कलर, कैरोटीन के कारण। मिल्क का येलो कलर किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। आपको बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसीन क्या है? तो कैसीन क्या है? प्रोटीन है। क्या है? कैसीन प्रोटीन है। तो मिल्क का व्हाइट कलर कैसीन के कारण, मिल्क का येलो कलर कैरोटीन के कारण। तो क्वेश्चन क्या था? दूध का सफेद रंग किस अवयव की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण। किसके कारण होगा? कैसीन प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षारीय मृदा, एल्कलाइन सॉइल, किसकी बात कर रहे हैं अपन? एल्कलाइन सॉइल, क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम प्रतिशत की मात्रा पाई जाती है, यानी ESP, एक्सेसिबल सोडियम परसेंटेज की कितनी मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है। तो इसको समझने से पहले एक टेबल समझते हैं अपन। देखो, EC, ESP और pH, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत ऋणता, ESP एक्सेसिबल सोडियम परसेंटेज और pH। सबसे पहले बात करते हैं अपन सैलाइन सॉइल। किसकी बात करते हैं? सैलाइन सॉइल, लवणीय मृदा। तो लवणीय मृदा की EC होती है 4 से ज्यादा, ESP कितनी होगी? 15 से कम, और pH कितना होगा? 8.5 से कम होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन एल्कलाइन, एल्कलाइन सॉइल, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा जिसकी EC क्या होगी? 4 से कम होगी, ESP 15 से ज्यादा। ठीक है, और pH 8.5 से क्या होगा? ज्यादा होगा। उसके बाद बात करते हैं अपन सैलाइन और एल्कलाइन, सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल, लवणीय, लवणीय और क्षारीय मृदा। तो इसकी EC जो होगी वो 4 से ज्यादा, ESP होगी वो 15 से अधिक, और उसके बाद pH भी क्या होगा? 8.5 से ज्यादा। तो क्वेश्चन क्या था कि क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। एल्कलाइन सॉइल के अंदर ESP कितनी होती है? तो एल्कलाइन सॉइल के अंदर ESP कितनी है? 15%। कितनी? 50% से ज्यादा। यहां से आपको जेट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, बोर्ड एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको इतना ध्यान रखना कि सैलाइन सॉइल में EC क्या होती है? ज्यादा होती है, बट ESP और pH क्या होगा? कम होगा। बट एल्कलाइन सॉइल के अंदर EC क्या होगी? 4 से कम होगी, ESP 15 से ज्यादा होगा, pH क्या होगा? 8.5 से ज्यादा। उसके बाद सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल के अंदर EC क्या होगी? 4 से ज्यादा होगी, ESP भी क्या होगी? 15 से ज्यादा, और pH भी क्या होगा? 8.5 से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सांद्रित कार्बनिक खाद्य है, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर। सांद्रित कार्बनिक खाद्य है, तो कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स
तो अधिक होते हैं, बट ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या होगी, कम। इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल देखिए आप, बोन मिल, फिश मैन्यूर, उसके बाद एक होती है बल्क ऑर्गेनिक मैन्यूर, बल्क ऑर्गेनिक मैन्यूर, स्थूल कार्बनिक खाद। तो बल्क ऑर्गेनिक मैन्यूर के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अधिक होगी, बट न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होती है, कम। न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल है FYM फार्म यार्ड मैन्यूर, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सांद्रित कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्यूर, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, ज्यादा होते, बट ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, कम होगा। जैसे एग्जांपल बोन मील और फिश मैन्यूर। ठीक है, हड्डी का चूरा और मछली की खाद। उसके बाद देखिए बल्क ऑर्गेनिक मैन्यूर में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, बट न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, कम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, कम। एग्जांपल FIM और वर्मी कंपोस्ट। आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब FIM क्या होता है, तो FIM की फुल फॉर्म क्या होती है कि फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद। और FIM के अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज होता है, वो कितना होता है, तो FIM के अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होगा, 0.5%। नाइट्रोजन कितना होता है, 0.5। ठीक है, उसके बाद देखिए फास्फोरस होगा, वो कितना होगा, 0.25% फास्फोरस। और जो पोटास होगा वो कितना होगा, 0.5%। तो यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि FIM के अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है, 0.5, फास्फोरस कितना होता है, 0.25, और पोटास कितना होता है, 0.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। देखो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 46% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। और यूरिया किस फॉर्म में होता है, तो यूरिया होता है एमाइड फॉर्म में। किस फॉर्म में, एमाइड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, एमाइड फॉर्म में होता है। ठीक है, और यूरिया कार्बनिक उर्वरक भी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है। यूरिया को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहते हैं, है ना, कार्बनिक उर्वरक, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। उसके बाद देखिए SSP होता है सिंगल सुपर फास्फेट, जिसके अंदर फास्फोरस कितना होता है, 16%। P होता है DSP डबल सुपर फास्फेट, जिसके अंदर कितना होता है, 32% क्या होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है, उसके बाद होता है TSP ट्रिपल सुपर फास्फेट, जिसके अंदर कितना होगा, 48% क्या होती है, फास्फोरस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं MOP। तो MOP की फुल फॉर्म क्या है, म्यूरेट ऑफ पोटास। क्या है, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसके अंदर 60% क्या होता है, पोटास होता है। और MOP का केमिकल फॉर्मूला क्या है, KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं DAP डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट। तो DAP के अंदर 18% तो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, बट 46% क्या होती है, इसके अंदर फास्फोरस होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, कंपाउंड फर्टिलाइजर कह सकते हो इसको। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या था कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो कितनी होती है, 46%। कितनी होगी, 46%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गाय के दूध, किसकी बात कर रहा है,
गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, तो काउ मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है? तो काउ मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी अपन समझने से पहले पूरी एक बार सबकी रिलेटिव डेंसिटी याद कर लेते हैं। देखो, मिल्क की, किसकी बात कर रहे हैं अपन? मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी, दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 1.028 से 1.032, ये तो किसका होता है? मिल्क का। अगर पूछे अगला क्वेश्चन कि काउ मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी, काउ मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व, तो वो होता है 1.028 से 1.030। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बफेलो मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी। बफेलो मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी, तो बफेलो मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी? 1.030 से 1.032। समझ में आ गया आपको? देखो, मिल्क की पूछे तो 1.028 से 1.032, फिर अगर काउ मिल्क की पूछे तो 1.028 से 1.030, और बफेलो मिल्क की पूछे तो 1.030 से 1.032। उसके बाद देखिए स्किम्ड मिल्क की, सपरेटा दूध की है ना, स्किम्ड मिल्क की, तो स्किम्ड मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है? स्किम्ड मिल्क की होती है 1.037। कितनी होगी? 1.037। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोलेस्ट्रम, खीस की रिलेटिव डेंसिटी, तो खीस की रिलेटिव डेंसिटी होती है 1.040 से 1.080। 1.0 से 1.040 से 1.080 होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन फैट की, तो फैट की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है? तो फैट की होती है 0.93। कितनी होती है? 0.93। ठीक है, तो आपको सबकी मैंने रिलेटिव डेंसिटी एक साथ लिखा दी। अब देखिए गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व, तो गाय के दूध की रिलेटिव डेंसिटी कितनी हुई? तो गाय की दूध की रिलेटिव डेंसिटी कितनी हुई? 1.028 से 1.030। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से हो रहा है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। चलो, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो क्या विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, क्या होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, अब देखो विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है मैंगो के अंदर, फिर उसके बाद पपाया के अंदर होता है। तो मैंगो के अंदर कितना होता है? 4800 IU। ठीक है, उसके बाद पपाया में होता है उसके बाद बात करते हैं विटामिन सी, तो विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है वो बार बेंडस चेरी के अंदर, उसके बाद होता है वो किसके अंदर होता है? आंवले के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं कि अगर कैल्शियम और फास्फोरस की क्या हो रही है? डिफिशियंसी हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो रही है, तो बच्चों के अंदर कौन सा रोग होगा? रिकेट्स रोग होगा, रिकेट्स रोग। और अगर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो रही है तो बड़ों के अंदर, वयस्क के अंदर, एडल्ट के अंदर कौन सा होगा? ऑस्टोमलेशिया
रोग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था अपना कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बायूरेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। बायूरेट का केमिकल फॉर्मूला देखो। बायूरेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NHCO NH2 NH2CO NHCO NH2। कैसे बना ये बायूरेट का फॉर्मूला? देखो, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है, किसका? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो दो यूरिया के कंपाउंड आपस में क्या होते हैं? जब फैक्ट्री में जब ये यूरिया बनता है तो दो यूरिया के कंपाउंड आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच होता है। किसका निर्माण करते हैं? वो बायूरेट का निर्माण करते हैं। देखो, इसको समझते हैं अपन कि देखो N ये H, इस स्ट्रक्चर को अपन खोल देते हैं, C डबल बॉन्ड O, N H और H। इस तरह से यूरिया के दो कंपाउंड्स N H H, C डबल बॉन्ड O और N H और H। इसमें से क्या निकलेगा? इसमें निकलेगा NH3। क्या निकल जाएगा? अमोनियम निकल जाएगा। तो फिर क्या रिएक्शन बनाएगी कि NH2CO, फिर क्या बचा यहां पे? NH, फिर क्या है? CO और NH2। क्या निकला? अमोनियम निकला। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? बना किसका बन गया? बायूरेट का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया? बायूरेट। तो बायूरेट का फॉर्मूला कैसे बनता है कि यूरिया के दो कंपाउंड आपस में क्या करते हैं? जब फैक्ट्री में तैयार किया जाता है तो यूरिया के दो कंपाउंड आपस में क्या हो जाते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं? वो बायूरेट का। और बायूरेट, यूरिया के अंदर बायूरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1.5%। कितनी होनी चाहिए? 1.5। इससे ज्यादा है तो फिर वो नुकसान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान की परिस्थितियों में वर्मी कंपोस्ट हेतु केचुए की सबसे उपयुक्त प्रजाति का नाम लिखिए। देखो, केचुए के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है आइसिनिया फोएटिडा। सबसे उपयुक्त कौन सी है? आइसिनिया फोएटिडा, जिसका यूज अपन किसके रूप में करते हैं? वर्मी कंपोस्ट के रूप में किया जाता है। अब वर्मी कंपोस्ट के अंदर आपको एक और छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, क्या किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा, उस समय उसका टेम्परेचर जो रखा जाता है, उस समय रखा जाता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और उसके अंदर उस समय मॉइस्चर जो होता है, तो मॉइस्चर कितना रखते हैं? जब वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं तो मॉइस्चर भी कितना रखते हैं? 30%। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि वर्मी कंपोस्ट जो आप कितने दिन में तैयार होता है? जो वर्मी कंपोस्ट अपन तैयार कर रहे हैं वो कितने दिन में हो रहा है? तो कितने दिन में प्रिपेयर हो रहा है? तो वो कितने दिन में तैयार हो जाएगा? 60 डेज। कितने दिन में तैयार होता है वर्मी कंपोस्ट? 60 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, ताजे दूध का पीएच मान लिखिए। ताजे दूध का पीएच जो होता है ना, वो होता है 6.4 से 6.7। लाइट एसिडिक कह सकते हैं, है ना? कितना होगा ताजे दूध का पीएच? फ्रेश मिल्क का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 6.4 से 6.7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 ग्राम दुग्ध वसा से कितनी कैलोरी मिलती है ना? 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी। कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 9.3। कितनी प्राप्त होगी? 9.3 किलो कैलोरी क्या होगी? प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सामान्यतः, इसकी बात करते हैं। सामान्यतः गाय के दूध में प्रतिशत लैक्टोज पाया जाता है। तो गाय के दूध के अंदर लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? तो गाय के दूध के अंदर जो लैक्टोज की मात्रा होती है ना, काउ मिल्क के अंदर, काउ मिल्क के अंदर लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 4.9। कितनी होती है? 4.9। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि बफेलो के मिल्क के अंदर, किसके अंदर? बफेलो मिल्क के अंदर, तो वो होती है 5.48%। कितनी होती है? 5.48%। लैक्टोज के कारण इसको क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा।
लैक्टोज के कारण दूध क्या होता है, मीठा होता है, और मिल्क मीठा होता है ना। और मिल्क शुगर क्या है, तो मिल्क शुगर कौन सी सैकेराइड है, तो मिल्क शुगर है ओलिगो सैकेराइड। क्या है, ओलिगो सैकेराइड। और मिल्क शुगर जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज का जो हाइड्रोलाइसिस होता है, लैक्टोज का जो अपघटन होता है, तो लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। किससे बनेगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। और सबसे ज्यादा जो गाय के अंदर सबसे ज्यादा मीठा दूध किसका होता है, तो साहीवाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग किस फसल में किया जाता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग किस में किया जाता है, राइस के अंदर, धान के अंदर, पेडी के अंदर। किसके अंदर किया जाता है, राइस के अंदर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग होता है वो होता है नाइट्रेट की अधिकता से। अगर जल के अंदर किसकी मात्रा हो जाए, नाइट्रेट की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। कौन सा रोग होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। उसके बाद क्वेश्चन देखिए कि दूध के 10 ml नमूने को उबाल कर ठंडा करने के बाद उसमें 1-2 बूंद आयोडीन विलयन की मिलाने पर नीला रंग आता है, तो दूध में किसकी मिलावट। अगर आपने दूध लिया और उस दूध के अंदर आपने क्या मिक्स किया, आयोडीन मिक्स किया। क्या मिक्स किया, आयोडीन, और उसका कलर कैसा आ रहा है, नीला, ब्लू कलर आ रहा है, तो फिर किसकी मिलावट है दूध के अंदर, देखो। तो मिल्क के अंदर अगर आयोडीन मिक्स करते हैं तो किसकी मिलावट का पता चलता है, स्टार्च की। किसकी मिलावट का पता चलता है, स्टार्च की। अगर मिल्क के अंदर ब्रोमो क्रिसॉल पर्पल का यूज करते हैं, अगर उसका ब्रोमो क्रिसॉल पर्पल यूज करते हैं और उसका कलर कैसा आता है, ब्राउन नीला जैसा आता है, तो वो उसमें किसकी मिलावट होगी, उसमें होगी डिटर्जेंट की। ठीक है, और अगर मिल्क के अंदर पैराडाई मिथाइल एमीन बेंजिल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं, और उसका कलर कैसा आ रहा है, येलो कलर। कैसा कलर आ रहा है, येलो कलर, लाइट येलो कलर, तो किसकी मिलावट होगी, यूरिया की। किसकी मिलावट होगी, यूरिया। ठीक है, तो स्टार्च का टेस्ट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, आयोडीन का यूज करते हैं। और मिल्क के अंदर डिटर्जेंट का टेस्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, ब्रोमो क्रिसॉल पर्पल का यूज करते हैं। और यूरिया का टेस्ट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, डीएमएबी पैराडाइमिथाइल एमीन बेंजिल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। अगर दूध के अंदर पानी की मात्रा का प्रयोग करना है तो कोई सतह होती है, उस सतह पर अगर आप उस मिल्क को डालेंगे तो अगर उसके ऊपर निशान आ रहे हैं, जैसे दूध बह के जाएगा तो निशान होगा, तो दूध के अंदर पानी की मात्रा क्या है, कम है। अगर उसके ऊपर निशान नहीं आ रहे तो दूध के अंदर पानी की मात्रा भी बहुत सारी उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से कौन सी सॉइल बनती है, तो सोडियम का यूज करेंगे तो सॉइल कैसी बनेगी, सारी एल्कलाइन सॉइल बनती है। कैसी बनती है, एल्कलाइन सॉइल बनती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखो, दूध के स्टार्च की मिलावट जांच हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा कि स्टार्च की जांच का प्रयोग किसका किया जाता है, आयोडीन। किसका यूज किया जाएगा, आयोडीन रसायन का प्रयोग किया जाएगा, जिसके दूध का कलर कैसा आएगा, ब्लू कलर। तो समझना कि उसके अंदर किसकी मात्रा प्रेजेंट है, स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए, आग्नेय अवसादी चट्टानों पर ताप और दाब के प्रभाव से बनी चट्टान का नाम लिखिए। देखो, इग्नियस रॉक्स एंड सेंडिमेंट्री रॉक्स, किसकी बात कर रहा है ये, इग्नियस रॉक्स और सेंडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स और सेंडिमेंट्री रॉक्स से कौन सी रॉक्स बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। कौन सी रॉक्स बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। किसका निर्माण होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होगा। ठीक है, और इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल कौन से हैं, तो एग्जांपल देखिए, बेस्ट एग्जांपल जो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे, ग्रेनाइट,
और बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल तो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। और मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल तो वो है मार्बल। क्या है? मार्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता लिखिए। तो ह्यूमस की जो कैटायन एक्शन कैपेसिटी सीईसी, कैटायन एक्शन कैपेसिटी जो होती है वो होती है 150 से 300, 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी, 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी। ठीक है, उसके बाद देखिए कियोलिनाइट की सीईसी, मॉन्ट मोरिलो नाइट की सीईसी कितनी होती है? तो मोनोमोलनाइट की कितनी होती है? 60 से 100 सेंटीमोल पर केजी। कियोलाइट की 3 से 15 और इलाइट की वो होती है 20 से 40। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? ह्यूमस की कैटायन एक्शन कैपेसिटी कितनी होती है? तो 150 से 300। सबसे ज्यादा कैटायन एक्शन कैपेसिटी जो होगी वो किसकी होगी? ह्यूमस की। अगर वहां पे अगर क्वेश्चन के अंदर ह्यूमस नहीं आए, वहां पे क्या आ जाए? ऑर्गेनिक कोलाइड। क्या आ जाए? ऑर्गेनिक कोलाइड की कैटायन एक्शन कैपेसिटी। कार्बनिक कोलाइड की कैटायन एक्शन कैपेसिटी कितनी होती है? तो वो भी कितनी होगी? 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी, क्योंकि ह्यूमस को ही अपन ऑर्गेनिक कोलाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, दोनों की सेम है, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा कैटायन एक्शन कैपेसिटी किसकी हुई? ह्यूमस की। कितनी? 150 से 300। अगर ये भी पूछ लिया कि ऑर्गेनिक कोलाइड की कितनी होती है तो 150 से 300। कियोलिनाइट की कितनी होती है? तो 3 से 15। मोनोमोलनाइट की कितनी होगी? तो 60 से 100। और इलाइट की कितनी होगी? 20 से 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण होता है। तो समान गुण यानी समान गुण वाले अणुओं के मध्य कोहिजन। क्या होता है? कोहिजन, सहसंजन। मतलब समान जो गुण वाले है ना, समान गुण वाले के मध्य के जो बीच में आकर्षण जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोहिजन, सहसंजन। जैसे जल और जल के दूसरे अणु आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं उस कंडीशन। उसके बाद देखिए कोलाइड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो कोलाइड शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से। किस भाषा से हुई? ग्रीक। और ये जो वर्ड लिया गया वो कोला से लिया गया। और कोला का जो मीन होता है, कोला का जो मीन होगा वो क्या होगा? ग्लू और ओट्स, ग्लू और ओट्स। ठीक है, कोलाइड, फादर ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड के पितामह या फादर ऑफ कोलाइड्स। तो फादर ऑफ कोलाइड्स थॉमस ग्राम। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलॉफ और एक होता है कोलाइड्स। क्रिस्टलॉफ किसको बोलते हैं? कि जो एनिमल मेम्ब्रेन्स होती है, किसकी? एनिमल मेम्ब्रेन्स से सब्सटेंस इजीली क्या हो जाए? डिफ्यूज हो जाए। एनिमल मेम्ब्रेन से सब्सटेंस जो होते हैं वो इजीली क्या हो जाए? डिफ्यूज हो जाए, उसको तो अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलॉफ। और कोलाइड्स किसको बोलते हैं? जो एनिमल मेम्ब्रेन से जो सब्सटेंस है या तो डिफ्यूज होंगे तो न के बराबर या न या फिर नहीं होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कोलाइड्स। उसके बाद बात करते हैं सॉइल कोलाइड। सॉइल कोलाइड्स, तो सॉइल कोलाइड किसको कहते हैं? कि जिसकी पार्टिकल, सॉइल की पार्टिकल की साइज कितनी होती है? 1 से 100 मिली माइक्रोन। सॉइल की पार्टिकल साइज कितनी? 1 से 100 मिली माइक्रोन। और वो कोलाइडल नेचर रखता है। कैसा नेचर रखता है? कोलाइडल नेचर रखता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉइल कोलाइड्स। तो आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया कि सॉइल कोलाइड्स की पार्टिकल साइज कितनी होती है? तो 1 से 100 मिली माइक्रोन। और अधिकतम कितनी हो सकती है?
तो अधिकतम कितनी होगी? 500 मिली माइक्रो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? कोलाइड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलाइड के पितामह, फादर ऑफ कोलाइड्स, थॉमस ग्राम। क्रिस्टल ऑफ किसको बोलते हैं? जो सेल प्लाज्मा, जो सॉरी एनिमल मेम्ब्रेन्स होता है उसमें से सब्सटेंस इजीली क्या हो जाए? डिफ्यूज हो जाए, उसको क्रिस्टल ऑफ कहते हैं। और एनिमल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं होते उसको कोलाइड्स कहते हैं। सॉइल कोलाइड किसको बोलते हैं? जिसकी पार्टिकल साइज 1 से 100 मिली माइक्रोन होती है और कोलाइडी नेचर रखता है, उसको बोलते हैं सॉइल कोलाइड्स। और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 500 मिली माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूध में अम्लता परीक्षण की विधि। किसकी बात कर रहा है? दूध में अम्लता, एसिडिटी टेस्ट। एसिडिटी टेस्ट कैसे निकालते हैं दूध में? देखो, पहले तो ये देखिए दूध के अंदर एसिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो मिल्क के अंदर एसिडिटी होती है वो 0.12 से 0.40। कितनी होती है? 0.12 से 0.40। एसिडिटी टेस्ट कैसे निकालते हैं? देखिए, ब्यूरेट के अंदर, किसके अंदर? ब्यूरेट के अंदर NaOH भरेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद आप क्या लेंगे? मिल्क। क्या लेंगे? मिल्क। मिल्क लेने के बाद उस मिल्क के अंदर क्या ऐड करेंगे? तो फिनोप्थलीन इंडिकेटर, फिनोप्थलीन इंडिकेटर, फिनोप्थलीन सूचक, इसके अंदर क्या करेंगे? 1-2 ड्रॉप डालेंगे। 1-2 ड्रॉप डालने के बाद आप क्या करेंगे? टाइट्रेशन। क्या करते हैं? टाइट्रेशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट से आप क्या करेंगे? टाइट्रेशन करेंगे। तो उसका कलर कैसा आएगा? हल्का गुलाबी। दूध का कलर अगर हल्का गुलाबी आ जाए तो उसके बाद आप रीडिंग क्या करेंगे? नोट करेंगे। उससे पता चल जाएगा कि मिल्क के अंदर एसिडिटी कितनी है। ठीक है, तो मिल्क के अंदर एसिडिटी कितनी होती है? 0.12 से 0.40। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पास्तुरीकरण की प्रक्रिया, पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन प्रोसेस जो होती है मिल्क के अंदर, देखो मिल्क के अंदर सबसे पहले जो होता है ना, अगर मिल्क को आप तैयार कर रहे हो, है ना, तो मिल्क की पैकेजिंग जो होती है ना, उसमें सबसे पहले होता है कूलिंग। क्या होता है? कूलिंग। तो मिल्क को सबसे पहले ठंडा किया जाता है, कितने पे? 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाएगा। जैसे देसी तरीके से अगर कहे तो कुछ तपेली होती है, उस तपेली के चारों तरफ आप कपड़ा लपेट दो, उस तरह से देसी। फिर ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर भी कर सकते हैं। इस तरह से उसको क्या किया जाएगा? कूलिंग। फिर उसके बाद क्या आता है? पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन के अंदर 2 मेथड यूज करते हैं। एक तो होता है HT और दूसरा होता है LT। इसमें क्या होगा? हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम। और LT में क्या होगा? लो टेम्परेचर, लॉन्ग टाइम। तो HT के अंदर हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम। तो हाई टेम्परेचर कितना? देखो हाई टेम्परेचर कितना रखेंगे अपन? तो हाई टेम्परेचर रखेंगे 72 डिग्री सेल्सियस। कितने मिनट, कितने सेकंड? 15 सेकंड के लिए। ठीक है, और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, तो लो टेम्परेचर कितना? 63 डिग्री सेल्सियस। और कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए। उसके बाद आगे जो प्रोसेस होती है वो होगी 3rd नंबर, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के अंदर क्या करेंगे? जो टेम्परेचर अपन हाई करेंगे, कितना? 200 से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अपन उसको हीट करते रहते हैं। कितने मिनट तक? 30 मिनट तक हीट करेंगे। उसके बाद उसको 39 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। और उसके बाद देखिए होमोजिनाइजेशन। होमोजिनाइजेशन के अंदर क्या होता है? जो फैट होती है ना, उस मशीन के द्वारा प्रेस किया जाता है। उस फैट को मिल्क के अंदर क्या करा? पूरा मिक्स कर दिया जाता है और पैकेजिंग करके मार्केट में इसको सप्लाई कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है अपना कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया। तो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कौन सी है? ये वाली। इसके अंदर क्या होता है? हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम के अंदर क्या होगा कि देखो इस तरह से एक स्टोमे लगा होता है, इस तरह से पाइप की तरह। ठीक है, इधर से अगर जैसे आपने मिल्क को भेजा तो मिल्क तुरंत इसके अंदर जाते ही क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। देखो तो 72 डिग्री टेम्परेचर पर 15 सेकंड में क्या हो रहा है? वो गर्म हो रहा है। तो गर्म हो जाएगा। उसके बाद 5 डिग्री टेम्परेचर पे इसको क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। लॉन्ग LT लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम। इसके अंदर क्या होता है? एक इस तरह से जैकेट होता है। इस जैकेट कितने वॉल का होता है? डबल वॉल का होता है।
ठीक है, इसके अंदर अपन क्या फिल करते हैं, मिल्क फिल करते हैं। और इधर अगर आपको उसको गर्म करना है तो गर्म पानी डालेंगे। ठीक है, इसको गर्म होने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट लगेगा। कितने डिग्री टेम्परेचर तक, 33 डिग्री से 60 सॉरी कितना 63 डिग्री सेल्सियस तक। फिर उसको जैसे ठंडा करना है तो इधर ठंडा पानी डालेंगे, इसको ठंडा कर दिया जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, पाश्चराइजेशन। तो छोटा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि HT हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, तो उसका जो टेम्परेचर कितना रहेगा 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए, और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूध में यूरिया मिलावट की जांच। तो अगर दूध में यूरिया मिलावट की जांच करनी है तो मिल्क के अंदर क्या डालेंगे अपन, पैरा डाई मिथाइल, पैराडाई मिथाइल एमीन बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड DMAB। इससे अपन टेस्ट करते हैं, अगर मिल्क का कलर लाइट येलो आ जाए, कैसा आ जाए, लाइट येलो, तो ये समझ आना चाहिए कि क्या मिक्स है इसके अंदर, यूरिया की मात्रा मिक्स है। तो यूरिया की मात्रा को टेस्ट के लिए किसका यूज करते हैं अपन, पैराडाई मिथाइल एमीन बेंजिल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, खोआ। खोआ की परिभाषा लिखिए। देखो खोआ क्या होता है कि जो मिल्क होता है ना, उस मिल्क को क्या करते हैं, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, अच्छे से गर्म करेंगे, गर्म करते जाएंगे, लास्ट में क्या जो मावा बनता है बिल्कुल एकदम, है ना। तो उससे जो मलाई होती है मावा, बिल्कुल पूरा जो इसके अंदर जो मिल्क के अंदर जो वाटर होगा वो क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। उसके बाद जो बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं, खोआ। क्या बोलते हैं, खोआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, 1 से 100 मिली माइक्रोन। सो 1 से 100 मिली माइक्रोन कितना होगा, 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है। और अधिकतम कितना हो सकता है, तो 500 मिली, 500 मिली माइक्रोन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि मृदा अवयव में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो मृदा अवयव के यानी सॉइल कंपोनेंट, किसकी बात करते हैं, सॉइल कंपोनेंट। तो सॉइल कंपोनेंट्स मृदा अवयव, देखो मृदा अवयव दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है सॉइल कोलाइड, सॉरी सॉइल के अंदर सॉलिड पार्टिकल, और दूसरा होता है पोर्स। ये कितना परसेंट होता है, ये 50% होता है, और ये भी कितना परसेंट होगा, तो ये भी कितना परसेंट होगा, 50% होगा। कितना परसेंट होगा, 50%। ठीक है, अब सॉइल, इसके अंदर क्या आएंगे, मिनरल्स, खनिज पदार्थ। तो मिनरल्स कितना परसेंट होगा, 45%, और ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, तो वो कितना होगा, 5%। ठीक है, पोर्स के अंदर बात करते हैं तो सॉइल वाटर 25%, और इधर आएगा सॉइल एयर 25%। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि मृदा अवयव सॉइल कंपोनेंट में कितने परसेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कितने परसेंट मिनरल्स होते हैं, 45%। कितने परसेंट मिनरल्स होते हैं, 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मृदा निर्माण के सक्रिय कारकों के नाम लिखिए। देखो सॉइल फॉर्मेशन, किसकी बात करता है, सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के कौन से, एक्टिव फैक्टर। सॉइल फॉर्मेशन किसकी बात कर रहा है, एक्टिव फैक्टर। देखो एक्टिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक्टिव फैक्टर होंगे बायोस्फीयर और क्लाइमेट, जैवमंडल, जीवमंडल, और क्लाइमेट मतलब जलवायु। ठीक है, उसके बाद देखिए पैसिव फैक्टर, स्थलाकृति, टोपोग्राफी, टाइम, समय, और पेरेंट मटेरियल। मटेरियल, पेरेंट मटेरियल।
कैतरक पदार्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था अपना कि एक्टिव फैक्टर कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से, बायोस्फीयर और क्लाइमेट। इसको याद करने से ट्रिक है ए बी सी। ए मतलब एक्टिव फैक्टर, बी मतलब बायोस्फीयर और क्लाइमेट। इसके अलावा जो बचे वो कौन से होंगे आपके पैसिव फैक्टर। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन कहलाता है। अमोनिया का नाइट्रेट में पहले एक बात समझते हैं, एमिनाइजेशन। एमिनाइजेशन क्या होता है? एमिनाइजेशन होता है, देखो एमिनाइजेशन जो होगा वो होगा प्रोटीन, किसकी बात करते हैं, प्रोटीन, किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। क्या करेंगे, एंजाइम डाइजेशन करेंगे, क्या बनाता है, एमिनो बनाता है। क्या बनाते हैं, एमिनो। क्या बनाते हैं, एमिनो। और एमिनो से क्या बनता है, एमिनो से, तो एमिनो से जो बनेगा, इसको इधर देखिए, देखो एमिनो, एमिनो से क्या बनेगा, तो एमिनो का जब डाइजेशन होता है तो क्या बनता है, अमोनियम। तो इसको अपन क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। और फिर अमोनिया से क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। देखो प्रोसेस वापस समझिए कि प्रोटीन और ऑर्गेनिक मैटर से क्या बन रहा है, एमिन बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एमिनाइजेशन। और एमिनो से क्या बन रहा है, अमोनियम बन रहा है, तो क्या बन रहा है, उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। और अमोनियम से वापस क्या बन रहा है, नाइट्रेट बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के अंदर दो बैक्टीरिया काम करते हैं, कौन कौन, तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट। तो अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाएगा, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्य मृदा का सीएन रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है सामान्य मृदा का, तो वो 10:1। कितना होता है, 10:1। ह्यूमस का भी यही होता है, ह्यूमस का सीएन रेशियो कितना होता है, 10:1। और सामान्य मृदा भी कितना होता है, 10:1। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो होता है वो होता है 4:1 to 9:1। ठीक है, और क्रॉप रिड्यूस, फसल के अवशेष, वो होता है 100:1। ठीक है, सामान्य मृदा का कितना होगा, 10:1। और ह्यूमस का भी कितना होता है, 10:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदा कोलाइड के जनक, तो मृदा कोलाइड के जनक कौन है, थॉमस ग्राम। कौन है, थॉमस ग्राम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलिकेट कोलाइड के कितने भागों में बांटा गया। देखो सिलिकेट कोलाइड को समझने से पहले अपन को समझना है कि कोलाइड, कोलाइड्स के दो टाइप होते हैं, इनऑर्गेनिक कोलाइड, कार्बनिक कोलाइड, सॉरी इनऑर्गेनिक अकार्बनिक कोलाइड, और ऑर्गेनिक कोलाइड। ऑर्गेनिक कोलाइड में कौन आएगा, ह्यूमस। इनऑर्गेनिक कोलाइड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो सिलिकेट क्ले, एक होता है आयरन एंड एल्यूमिनियम
आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सिलिकेट क्ले 3 टाइप के होते हैं, कियोलिनाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट और एलाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलिकेट कोलाइड कितने भाग के होते हैं, तो सिलिकेट कोलाइड के कितने भाग है, 3। अगर आपको पूछ ले कि कोलाइड कितने टाइप का होता है, तो कोलाइड 2 टाइप, इनऑर्गेनिक कोलाइड कितने टाइप के होते हैं, तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, और सिलिकेट क्ले कितने टाइप के होंगे, तो वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक कोलाइड्स जिसके अंदर किसकी बात आ रही है, ह्यूमस। तो अगर आपको वहां क्वेश्चन पूछ ले कि ऑर्गेनिक कोलाइड की कैटायनेशन कैपेसिटी कितनी होती है, ऑर्गेनिक कोलाइड की कैटायनेशन कैपेसिटी कितनी होती है, वो भी 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी। ठीक है, या तो ऑर्गेनिक कोलाइड की पूछ सकता है या फिर ह्यूमस की जगह ही नाम आता है ऑर्गेनिक कोलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाइराइट का सामान्य सूत्र लिखिए। तो पाइराइट का जो फॉर्मूला होता है वो FeS2 होता है। क्या होता है, FeS2। पाइराइट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, FeS2। इसका यूज किसमें करते हैं, सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल के रिक्लाइमेशन के रूप में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं आलू के लिए सर्वोत्तम पोटासिक फर्टिलाइजर। तो आलू के लिए सबसे अच्छा जो पोटेशियम फर्टिलाइजर है वो K2SO4। क्या है, K2SO4। और इसके अंदर पोटास की मात्रा, किसकी मात्रा, पोटास की मात्रा कितनी होती है, 48% होती है। अब आप कहेंगे सर MOP क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि MOP का जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो KCl होता है। क्या होता है, KCl। जब KCl का क्या होता है, ब्रेकडाउन, क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो K प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये तो प्लांट को अवेलेबल हो जाता है, बट जो क्लोरीन होता है ना, वो क्या करता है कि जो क्रॉप होती है उसकी क्वालिटी को क्या करता है, डाउन कर। और वो किस किस की क्रॉप की क्वालिटी को डाउन करता है, तो वो करता है चाय, टी, आलू, है ना, पोटैटो, शुगर कैन, है ना, तंबाकू, टोबैको, तंबाकू, है ना, टोबैको, उसकी क्वालिटी को क्या करता है, ये डाउन करता है। इसलिए KCl का प्रयोग ना करके किसका यूज किया जाता है, K2SO4 का। ठीक है, और MOP के अंदर पोटास जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 60%। कितना परसेंट होगा, 60% होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, धनायन विनिमय क्षमता की इकाई होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, क्या होती है, सेंटीमोल पर केजी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, सेंटीमोल पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोंट मोरिलोनाइट का रासायनिक यानी मोंट मोरिलोनाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कियोलिनाइट। किसकी बात करते हैं, कियोलिनाइट। तो कियोलिनाइट का जो फॉर्मूला क्या होता है, Al4Si4O Al4Si4O O10 और OH8। कियोलिनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al4Si4O10 और OH8। उसके बाद बात करते हैं मोंट मोरिलोनाइट। मोंट मोरिलोनाइट, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो जो कियोलिनाइट का फॉर्मूला लिख रखा है ना, उसको क्या करना है कि Al4 को ऐसे के ऐसे लिख लो, Si4 को क्या कर दो, डबल कर दो। ठीक है, O10 को भी क्या कर दो, डबल कर दो, और OH8 को क्या कर दो, आधा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोंट मोरिलोनाइट का। उसके बाद देखिए इलाइट। तो इलाइट का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करना, जो मोंट मोरिलोनाइट का फॉर्मूला है वही इलाइट के अंदर लिखना है, Al4Si8O20 और OH4। इसके आगे एक और क्या लगाना है, के। क्या लगाना, के। बस ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो क्वेश्चन क्या था कि मोंट मोरिलोनाइट का फॉर्मूला क्या है, ये। ठीक है, उसके बाद इसकी जो संरचना होती है वो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका क्या होता है, 1:1 की होती है। इसकी क्या होगी, 2:1। इसकी भी क्या होगी, 2:1 टाइप का होता है। इसकी संरचना देख लो, तो इसके यहाँ पे क्या आएगा, एल्यूमिना, क्या होगा, एल्यूमिना, फिर सिलिका, फिर इसके वापस देखिए एल्यूमिना, और इधर क्या आएगा, सिलिका। ठीक है,
ये CEC से अटैच होते हैं, कंडेंसेशन कैपेसिटी होती है इधर। इसके यहाँ पे क्या होगा, नॉट एक्सपेंडेड डिस्टेंस, क्या होगा, नॉट एक्सपेंडेड डिस्टेंस, अप्रसारित दूरी। और मोलनाइट के अंदर क्या होता है, सिलिका, एल्यूमिना, फिर सिलिका, फिर इधर देखिए वापस सिलिका, एल्यूमिना, और इधर वापस देखिए सिलिका। ये सीईसी से अटैच होंगे। यहां क्या होगा, एक्सपेंडेड डिस्टेंस, प्रसारित दूरी, ठीक है। और इलाइट का क्या होगा, सिलिका, एल्यूमिना, सिलिका, एल्यूमिना और सिलिका। यहां पे क्या होगा, लेस एक्सपेंडेड डिस्टेंस, ठीक है। और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, यहां जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, O2 बॉन्ड। सब में यही होगा, यहां जो बॉन्ड होंगे वो कौन सा बॉन्ड होंगे, ऑक्सीजन बॉन्ड से अटैच होगा। तो ये संरचना आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है ना, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला ध्यान रखना कि Al4 Si4 O10 OH8 किसका हो गया, कीओलिनाइट का। मोलनाइट का कितना है, Al4 Si8 O20 OH4। मोलनाइट, इलाइट का क्या होता है, KAl4 Si8 O20 और OH4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्यतः बास्मिक आग्नेय चट्टान में कितने % सिलिका पाई जाती है ना। तो देखो सामान्य तो बास्मिक है ना, बेसिक इग्नियस रॉक्स की बात करता है। तो देखो एक तो होता है एसिडिक इग्नियस रॉक्स, जिसके अंदर सिलिका परसेंट जो होता है वो 65 से 85% होता है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स के अंदर कितना होगा, 55 से 45%, सॉरी इंटरमीडिएट के अंदर कितना होगा, 55 से 65%। और उसके बाद होता है बेसिक इग्नियस रॉक्स, तो उसके अंदर होगा 45 से 55%। तो क्वेश्चन क्या था कि जो बेसिक, और क्या क्वेश्चन क्या था, बेसिक इग्नियस रॉक्स के अंदर सिलिका परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है, तो 45 से 55%। कितना होता है, 45 से 55%। एसिडिक इग्नियस रॉक्स का जो एग्जांपल है वो क्या है, ग्रेनाइट, क्या है, ग्रेनाइट। और बेसिक इग्नियस रॉक्स का जो एग्जांपल है वो क्या है, बेसाल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदा में CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो सॉइल के अंदर CO2 जो होता है वो होता है 0.3%। और एयर के अंदर CO2 जो होता है, एयर के अंदर वो होता है 0.03%। एयर के कंपैरिजन में सॉइल के अंदर 10 टाइम क्या होता है, CO2 की मात्रा ज्यादा होगी। जैसे जैसे सॉइल के अंदर डेप्थ में जाते, सॉइल के अंदर डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे तो CO2 क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, राइजोबियम मेलिलोटाई किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो देखो राइजोबियम मेलिलोटाई, तो राइजोबियम मेलिलोटाई किसके अंदर होता है, रिचका और मेथी के अंदर। किसके अंदर, रिचका और मेथी के अंदर। राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई किसके अंदर होगा, बरसीम के अंदर, बरसीम के लिए उपयुक्त है, ठीक है। राइजोबियम जपोनिकम वो होगा सोयाबीन के लिए, और राइजोबियम फिजोलाई
फिजोलाई, राइजोबियम फिजोलाई किसके अंदर होगा? तो वो होगा राजमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्लीय मृदा किस जलवायु में पाई जाती है? तो एसिडिक सॉइल होती है वो कौन सी क्लाइमेट के अंदर होती है? तो वो होगी मोस्ट क्लाइमेट के अंदर। नम जलवायु क्षेत्र, नम जलवायु। एसिडिक सॉइल कहां पे पाई जाती है? नम जलवायु के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? धान में खैरा रोग की धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में जो खैरा डिजीज होती है वो होती है जिंक की कमी से। किसकी कमी से होता है? जिंक की। और व्हाइट बर्ड सफेद कलिका, सफेद कलिका, व्हाइट बर्ड सफेद कलिका जो रोग होता है किसके अंदर? मेज के अंदर। किसके अंदर? मेज के अंदर। वो भी किसकी कमी से होता है? तो वो भी किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया की मृदा में अभिक्रिया लिखिए। देखो यूरिया की सॉइल के अंदर रिएक्शन, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2CO जैसे आपने इसको सॉइल के अंदर अप्लाई करेंगे तो वो रिएक्शन किससे करेगा? जल से करेगा। किससे करेगा? जल से। जब ये जल से रिएक्शन करता है, ये जल से रिएक्शन करेगा। उसके बाद देखिए जब ये जल से रिएक्शन करता है तो दो हाइड्रोजन के कितने? 4 एटम। तो 2 हाइड्रोजन के कहां जाएंगे? यहां पे। और 2 हाइड्रोजन कहां चली जाएगी? यहां पर। तो यहां क्या बन गया? NH4। और यहां पे क्या बन गया? NH4। NH4 कितनी बार बना? 2 बार। तो NH4 ट्वाइस। फिर ऑक्सीजन की यहां कितनी? 2। और यहां पे CO, तो क्या हो जाएगा? CO3। ठीक है, ये रिएक्शन हो गए। उसके बाद क्या होगा? अमोनियम कार्बोनेट NH2CO3 जो बना उसका क्या होगा? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होगा तो अमोनिया प्लस CO3-2, ये जो 2 होगा उधर चला जाएगा। तो अमोनिया प्लस CO3-2 जो अमोनिया होगा। अब अमोनिया क्या करेगा? अमोनिया रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से। क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। किसकी प्रेजेंस में करेगा? तो नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास किसकी प्रेजेंस में करेगा अमोनिया रिएक्शन? नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में करेगा। क्या बनाएगा? नाइट्राइट, NO2 नाइट्राइट। और 4 हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? अलग निकल जाएगी। 4 हाइड्रोजन क्या निकल गई? अलग। उसको क्या बोलते हैं? नवजात हाइड्रोजन, नोसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या बना था? नाइट्राइट। क्या बना? नाइट्राइट। अब नाइट्राइट वापस किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से। किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से। किसकी प्रेजेंस में कर रहा है? तो नाइट्रोबैक्टर। किसकी प्रेजेंस में कर रहा है? नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो क्या बनाएगा? नाइट्रेट, NO3-, नाइट्रेट। और नाइट्रेट किसको अवेलेबल हो जाता है? प्लांट को अवेलेबल हो जाता है। आपकी सॉइल क्या थी? नॉर्मल। क्ले पार्टिकल्स के ऊपर क्या था? कैल्शियम पार्ट। ठीक है, तो नॉर्मल सॉइल थी। अब क्या होगा कि जब नॉर्मल सॉइल थी तो वहां पे कौन रिएक्शन करेगा? ये 4 हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा। कौन रिएक्शन करेगा? ये चारों हाइड्रोजन यहां क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। जब ये रिएक्शन करते हैं तो पॉजिटिव को क्या करता है? रिप्लेस करता है। तो देखो ये पॉजिटिव इसको रिप्लेस करेगा, हटाएगा यहां से। तो इसको जब ये हटाता है तो इस क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन आ जाते हैं? हाइड्रोजन। कौन आ जाते हैं? हाइड्रोजन। और कैल्शियम क्या निकल जाएगा? अलग निकल जाएगा। कैल्शियम क्या हो गया? अलग हो गया। अब सॉइल कैसी होगी आपकी? एसिडिक। कैसी होगी? एसिडिक। और एसिडिक सॉइल का रिक्लाइमेशन किससे किया जाता है? तो एसिडिक सॉइल का जो रिक्लाइमेशन होगा वो होगा लाइम से, COCO3। किससे होगा? लाइम से। तो जब इससे रिक्लाइमेशन होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, उसके ऊपर नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या करता है? रिप्लेस करता है। तो इसके ऊपर कौन आ गया बताओ? अब कैल्शियम आ गया। कौन आ गया? कैल्शियम। और इधर क्या निकल जाएगा? H2CO3 का क्या हो जाएगा? लीची। तो आपको अगर यूरिया की मृदा के अंदर अभिक्रिया पूछे तो आपको ये पूरी रिएक्शन समझानी। इसी रिएक्शन से अपन 2-3 और फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 ट्वाइस SO4। तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? NH4 प्लस SO4
-2। ठीक है, ये तो प्लांट को क्या होता है डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। अब बचा कौन, अमोनिया। तो अमोनिया की रिएक्शन इस तरह से यहीं से चालू हो जाएगी वापस। अमोनिया की रिएक्शन वापस कहां से चालू हो जाएगी, यहां से। उसके बाद बात करते हैं अपन DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। तो देखो डाई अमोनिया क्या बोल रहा है, फॉर्मूला समझना। डाई अमोनिया तो NH4, डाई अमोनिया हो गया, फास्फेट तो PO4, क्या बन गया NH4 ट्वाइस PO4। ठीक है, अब इसका जो ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन होगा क्या बनेगा, ब्रेक डाउन होने देखो तो NH4 प्लस HPO4 -2। तो फास्फोरस तो प्लांट को डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। बचा कौन, अमोनिया। तो अमोनिया की रिएक्शन वापस क्या चालू हो जाएगी, यहां से पूरी वापस वैसी की वैसी चालू करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन, उसके बाद बात करते हैं जैसे कैन की बात करते हैं, CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, किसान खाद। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसके अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है, 25% होता है, और ये क्या होते हैं, उदासीन, न्यूट्रल होते हैं। अब देखो, जैसे आपने सॉइल के अंदर कैन को अप्लाई किया, किसको अप्लाई किया, कैन को। तो जब कैन अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर ये क्या होगा, कैल्शियम, ए का मतलब अमोनियम, एन का मतलब नाइट्रेट। तो नाइट्रेट तो प्लांट को, पौधे को क्या हो जाएगा, पौधे को अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नाइट्रेट तो प्लांट को क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। बचा कौन, कि कैल्शियम और अमोनिया। तो कैल्शियम और अमोनिया किसके ऊपर आ जाएंगे, क्ले पार्टिकल्स के ऊपर। किसके ऊपर आ जाएंगे, क्ले पार्टिकल्स के ऊपर। कहां आ जाएंगे, क्ले पार्टिकल्स को। तो कैल्शियम है तो सॉइल अच्छी बनी जाएगी। बट बचा कौन, अमोनिया। तो अमोनिया से वापस वही रिएक्शन चलती है। फिर अमोनिया जब रिएक्शन करता है सॉइल के ऑक्सीजन से, नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में क्या बनाता है, क्या बनाता है, नाइट्राइट बनाता है। फिर वापस नाइट्राइट किसी रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के नाइट्रोबैक्टर से, तो फिर क्या बनता है, नाइट्रेट, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी रिएक्शन आपको सॉइल के अंदर याद करनी है। ठीक है, तो सभी रिएक्शन आपको एक साथ समझा दी। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, मृदा परिच्छेद का नामांकित चित्र बनाइए। सॉइल प्रोफाइल किसकी बात करता है, सॉइल प्रोफाइल। देखो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, ये देखिए सॉइल प्रोफाइल। पहले तो ये ध्यान जानिए कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, कि सॉइल को कैसा कट करना, वर्टिकल कट। सॉइल को अगर वर्टिकल कट करते हैं, जैसे ये वर्टिकल कट किया, और इसके यहाँ पे जो आपको क्या दिखाई देते हैं, सस्तर होराइजन दिखाई देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। A प्लस B होराइजन, A और B होराइजन में क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सोलम। क्या बोलते हैं उसको, सोलम। उसके बाद बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल का जो नामांकित चित्र है, वो देखिए यहाँ पे कौन सा होराइजन होता है, O होराइजन। तो O होराइजन के अंदर किसकी मात्रा होती है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज्यादा होती है। इसका कलर कैसा होगा, डार्क ब्राउन। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो वहां पे डिकम्पोजिशन भी क्या होगा, ज्यादा, तो उसका कलर कैसा होगा, डार्क ब्राउन। फिर होता है ए होराइजन। ए होराइजन के अंदर कौन होता है, ये होता है टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन। टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन, टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन, जिसके अंदर ठीक है मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। उसके बाद OAE, ई होराइजन है, नहीं आपके बुक में A2 दे रखा होगा। ई होराइजन के जो अंदर होता है वो होता है आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और क्या होता है, सिलिकेट। वहां से वो क्या होते हैं, लीचिंग होते हैं। वहां से क्या होता है, वो अपर लेयर से कहां चला जाता है, लोअर लेयर में। ठीक है, उसके बाद आता है OAEB। बी होराइजन के अंदर क्या होता है, आयरन, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और सिलिकेट। यहां क्या हो जाते हैं, स्टोरेज, डिपोजिटेड है ना, स्टोरेज क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। फिर होता है सी होराइजन, OAEBC। सी होराइजन के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या होती है, कम। तो यहां डिकम्पोजिशन भी क्या होगा, कम होगा। डिकम्पोजिशन भी यहां पे क्या होगा, कम होगा। और फिर आता है आपके आर होराइजन, जो क्या होती है, बेड रॉक्स। बेड रॉक्स। तो ये सॉइल प्रोफाइल की जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से ये भी, इसको भी समझ सकते हैं। ई से कनेक्ट कर लो आप, इल्यूवेशन।
एलिवेशन का मतलब होता है निक्षालन, ठीक है, वॉश आउट। तो वॉश आउट मतलब मिनरल्स से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका जो अपर लेयर से कहां चला जा रहा है, लोअर लेयर्स में। तो आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकेट वहां से अपर लेयर से कहां जा रहे हैं, लोअर लेयर्स में। और एक होता है इसके अंदर आके क्या हो रहा है, स्टोरेज, तो इल्यूवेशन, निक्षेपण, वॉश इन, यहां आके क्या हो रही है, स्टोरेज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगली, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुल आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं टोटल, तो कुल आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, 17। और एसेंशियल न्यूट्रिएंट किसने दिया, आर्नोन ने, किसने दिया, आर्नोन ने, कितने थे, 17। तो 16 प्लस 17वां नंबर किसका था, निकल का, किसका था, निकल का। उसके बाद बात करते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट, फंक्शनल न्यूट्रिएंट, क्रियात्मक पोषक तत्व, क्रियात्मक पोषक तत्व, ये किसने दिया, निकोलस ने। क्रियात्मक पोषक तत्व किसने दिए, निकोलस ने। टोटल कितने, 21। तो 17 तो थे, 17 के बाद कौन थे, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। ये सब क्या है, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो कुल आवश्यक पोषक तत्व कितने थे, टोटल 17 थे। और किसने दिए, अननोन ने दिए, किसने दिए, अननोन। उसके बाद बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक गतिशील तत्व किसके अंदर बात करता है, अत्यधिक गतिशील तत्व किसके अंदर बात कर रहा है, प्लांट के अंदर, यानी प्लांट के अंदर मोबाइल न्यूट्रिएंट, किसके अंदर बात चल रही है, प्लांट के अंदर मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं एन, पी और के, ठीक है। और प्लांट के अंदर ई मोबाइल, तो प्लांट के अंदर ई मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन से होंगे, कैल्शियम और बोरॉन। देखिए प्लांट के डिफिशियंसी के सिम्टम जो होते हैं ना, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट हो गया। ठीक है, अब इस प्लांट के अंदर जो लोअर लिस्ट में जो सिम्टम दिखाई देंगे, उसमें किसके सिम्टम दिखाई देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के सिम्टम दिखाई देंगे। बीच वाले पार्ट में किसके सिम्टम दिखाई देते हैं, जिंक के। टॉप पार्ट में किसके सिम्टम दिखाई देते हैं, कैल्शियम और बोरॉन के। और अपर लिस्ट में आयरन, कॉपर, सल्फर, मैग्नीज के सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये डिफिशियंसी के सिम्टम भी आप याद करके जाना। ठीक है, तो प्लांट के अंदर मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन कौन से होंगे, एनपीके। और इमोबाइल कौन कौन से होंगे, कैल्शियम और बोरॉन। मोबाइल और इमोबाइल मतलब ये होता है कि मोबाइल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के अंदर मूव करते हैं और इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के अंदर मूव नहीं करते। उसके बाद क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मध्यम गतिशील तत्व किसके अंदर बात कर रहा है, ये भी प्लांट के अंदर। तो मध्यम गतिशील तत्व कौन है, वो है जिंक। कौन है, जिंक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अचल गतिशील यानी इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स, इमोबाइल न्यूट्रिएंट। तो इमोबाइल न्यूट्रिएंट कौन कौन से अभी पढ़ा अपन ने, प्लांट के अंदर बात कर रही है, तो कैल्शियम और बोरॉन। कौन है, कैल्शियम और बोरॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुकंदर में सूखे के प्रति प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करता है, तो वो कौन है, सोडियम। कौन है, सोडियम। चुकंदर के अंदर सूखे के प्रति जो प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करता है वो कौन है, सोडियम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीज निर्माण के लिए उत्साहित कौन सा पोषक तत्व है, यानी सीड का जो जर्मिनेशन होता है, सॉरी बीज का जो फॉर्मेशन होता है बीज निर्माण के लिए, तो बीज निर्माण के लिए कौन है, वो है कैल्शियम। कौन है, कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल के लिए मुख्य, क्लोरोफिल के लिए मेन जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के लिए जो मेन न्यूट्रिएंट्स होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में पोषक तत्व का ऐसा स्तर होता है
जब पोषक तत्व न तो पौधे की अधिकतम वृद्धि के लिए पर्याप्त होता है और न ही तत्व की कमी से नहीं तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। उस घटना को क्या बोलते हैं? अदृश्य अदृश्य भूख। क्या बोलते हैं? अदृश्य भूख, हिडन हंग्री। ठीक है, अदृश्य भूख बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? पोषक तत्व जिनकी कमी के लक्षण पहले पौधे की निचली पत्तियों अथवा पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो किस न्यूट्रिएंट के कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं? निचली पर, लोअर पार्ट्स में, है ना। और पुरानी पत्तियों पे तो वो होगा एनपी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, तो पुरानी पत्तियों पे जो लक्षण दिखाई देते हैं वो किसके दिखाई देते हैं? एनपीके के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के। उसके बाद बात करते हैं कि फास्फोरस की कमी से पौधे की पत्तियां किस रंग की होती है? तो फास्फोरस की कमी से पौधे की पत्तियां किस कलर की हो जाती है? पर्पल कलर की। किस कलर की हो जाती है? पर्पल कलर की। फास्फोरस कमी के लक्षण, पौधे की पत्तियां किस कलर की हो जाती है? तो पर्पल कलर। और फास्फोरस का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? इंडिकेटर प्लांट, देखो इंडिकेटर प्लांट मतलब होता है सूचक पौधे जिसके कमी के लक्षण उन पौधे पर जल्दी दिखाई देते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो उसके लिए कॉलीफ्लावर और कैबेज, फूल गोभी और पत्ता गोभी। फास्फोरस की बात करते हैं तो उसके लिए मस्टर्ड, सरसों। ठीक है, और पोटास की बात करते हैं उसके लिए कौन है? पोटैटो। कौन है? पोटैटो। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि साधारणतया सभी पादप जड़ों द्वारा मृदा से पोषक तत्व करते हैं तो क्या करते हैं? अधिग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? पौधे क्या करते हैं? अधिग्रहण करते हैं। कि सामान्यतः जो पादप होते हैं ना, प्लांट्स, वो रूट से सॉइल से क्या करते हैं? पोषक तत्व जो ग्रहण करेंगे वो क्या करेंगे? अधिग्रहण होंगे। क्या होंगे? अधिग्रहण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिस्टीन, सिस्टाइन व मिथियोनिन एमिनो अम्ल का मुख्य अवयव है। तो इसका मुख्य अवयव कौन सा है? सल्फर। कौन है? सल्फर। तो सल्फर के अंदर एमिनो एसिड पाए जाते हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन। सल्फर के अंदर कौन से एमिनो एसिड होते हैं? सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन होते हैं। कौन से होते हैं? सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन। ठीक है, और सल्फर जो ऑयल सीड क्रॉप होती है उसके अंदर ऑयल का भी मेन रोल किसका होता है? सल्फर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सल्फर की वजह से। उसके बाद बात करते हैं विटामिन B12 हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है? तो इसके लिए कोबाल्ट। कौन है? B12 के लिए कोबाल्ट। कौन है विटामिन B12 के लिए? कोबाल्ट। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी के लिए, विटामिन सी का संश्लेषण किसका? विटामिन सी का संश्लेषण किससे होता है? तो वो होता है मोलिब्डेनम से। किससे होता है? मोलिब्डेनम। तो विटामिन सी का जो संश्लेषण होगा वो किससे होगा? मोलिब्डेनम। और IAA इंडोल एसिटिक एसिड का निर्माण, इंडोल एसिटिक एसिड का जो निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है? वो जिंक की वजह से। किसकी वजह से होगा? जिंक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? विटामिन B12 की संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है? तो कोबाल्ट। विटामिन सी का संश्लेषण कौन करता है? मोलिब्डेनम करता है। IAA का निर्माण भी कौन करता है? जिंक करता है। IAA का निर्माण कौन करेगा? जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नींबू में डाइबैक किस तत्व की कमी के कारण होता है ना? तो नींबू में जो डाइबैक होता है वो किसके कारण होता है? कॉपर के कारण। किसके कारण होगा? कॉपर के कारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, SAR का सूत्र, जो SAR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na+ अपॉन अंडर रूट Ca+2 Mg+2 अपॉन 2। तो SAR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? Na+ Ca+2 Mg+2 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है RSC का सूत्र लिखिए। तो RSC का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट माइनस कैल्शियम
प्लस मैग्नीशियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये किसका फॉर्मूला हो गया? RSC। RSC की फुल फॉर्म क्या होती है? रेजिड्यूल सोडियम, रेजिड्यूल सोडियम कार्बोनेट, रेजिड्यूल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों से फसलें नाइट्रोजन का उपयोग कर पाती है। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगर आप यूज कर रहे हो, किसके, कौन से फर्टिलाइजर? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, तो प्लांट नाइट्रोजन को अमोनिया फॉर्म और नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को नाइट्रोजन और एनाइन, कैटाइन और एनाइन फॉर्म में क्या होता है? अवेलेबल होता है। वो कौन सा है? नाइट्रोजन। कौन होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, ज्यादातर जो प्लांट्स जो नाइट्रोजन को अवेलेबल होते हैं या किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है? नाइट्रेट फॉर्म में। कुछ प्लांट होते हैं ओमनीफरस प्लांट्स जो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उनको अमोनिया फॉर्म में, जैसे राइस हो गया। उसके बाद देखिए फास्फोरस युक्त उर्वरकों से फसलों फास्फोरस का उपयोग कर पाती है। तो फास्फोरस युक्त तो अगर फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हो तो फसलें किसका यूज करेगी? किस फॉर्म में अवेलेबल होगा प्लांट को? H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2 किस फॉर्म में अवेलेबल होगा? H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2 के फॉर्म में अवेलेबल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है कि DDT मृदा में कितने वर्ष तक स्थायी रहती है? तो DDT जो रहती है वो कितने साल तक रहती है? 10 ईयर, 10 ईयर तक। कितने ये साल तक उसका जो इफेक्ट रहता है वो कितने साल तक रहता है? 10 ईयर, 10 साल तक उसका क्या रहेगा? इफेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोटेशियम युक्त उर्वरकों से फसलें पोटेशियम का उपयोग कर पाती है। तो किस रूप में करती हैं? कि K+ के रूप में। किस रूप में करेगी? K+ के रूप में। और पोटेशियम फर्टिलाइजर कौन सा है? जैसे कि MOP, और MOP का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? KCl। और MOP के अंदर पोटास परसेंटेज कितना होता है? तो 60% क्या होता है? पोटास होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अत्यधिक जहरीले कृषि रसायनों के डिब्बे पर किस रंग से चेतावनी अंकित होती है? तो कौन से रंग की होती है? लाल रंग की। कौन से रंग की? लाल रंग की। यानी अत्यधिक, यानी हाईली पॉइजनस वाले जो डिब्बे होते हैं ना, बॉक्स, उसके ऊपर किस रंग की चेतावनी जो अंकित होती है वो किस रंग की होगी? रेड कलर की। ठीक है, उसके बाद देखिए अत्यधिक जहरीले हाई पॉइजनस वाले, ठीक है, हाई पॉइजनस डिब्बे पर किस रंग का कलर होगा? तो लाल रंग का। किस रंग का होगा? रेड कलर। उसके बाद देखिए मीडियम जहरीले कृषि रसायनों के डिब्बे पर किस रंग की चेतावनी अंकित होती है? तो ब्लू कलर की, नीले रंग की, शाइनिंग ब्लू, चमकीले नीले रंग की। किस रंग की? चमकीले नीले रंग की। और बिल्कुल लो, कम, तो कम जहरीले कृषि रसायन के डिब्बे पर किस रंग से चेतावनी अंकित होती है? तो किस रंग की होती है? चमकीले हरे रंग की। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखो यहां से क्वेश्चन भी आता है और पूछा भी जाता है, एक दो एग्जाम में पहली बार पूछा भी गया था पिछली बार। तो देखो अत्यधिक जहरीले के अंदर कौन से रंग? रेड कलर। अधिक जहरीले के लिए पीले रंग का डिब्बा होता है, जिसके ऊपर पीले रंग का क्या होता है? चेतावनी अंकित होती है। मध्यम जहरीले कृषि रसायनों के डिब्बे पर चमकीले नीले रंग का, और कम जहरीले कृषि रसायन के डिब्बे पर चमकीले हरे रंग का कलर दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये और भी इंपोर्टेंट। तो देखो अत्यधिक जहरीले जो होते हैं ना कृषि रसायन के डिब्बे, उसके ऊपर कौन सा कलर का रंग? तो लाल रंग का। और जैसे कि अत्यधिक जहरीले जो कौन कौन से हो सकते हैं? तो मोनोक्रोटोफॉस हो गया, फोरेट 10G हो गया, मिथाइल पैराथियोन 50EC। ठीक है, तो अत्यधिक जहरीले कौन कौन से? हाईली पॉइजनस वाले कौन कौन से? मोनोक्रोटोफॉस, फोरेट 10G और मिथाइल पैराथियोन। ठीक है, उसके बाद देखिए अधिक जहरीले, तो उसके डिब्बे पर कौन से कलर रंग अंकित होता है? कलर के रंग का अंकित होता है कि पीले रंग का। कौन से कलर का? पीले रंग का सिंबल उस पर लगा होता है। जैसे क्लोरोफाइरिफॉस और इमिडाक्लोरोपिड। किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरोफाइरिफॉस, इमिडाक्लोरोपिड। वो क्या है? अत्यधिक जहरीला।
मध्यम जहरीला, जिसके ऊपर कौन से कलर का टैग लगा रहता है, जो मध्यम जहरीले होते हैं ना, उनके डिब्बे पर कौन से कलर का जो अंकित होता है, तो वो होता है चमकीले नीले रंग का। कौन से? चमकीले नीले। जैसे कि मध्यम जहरीले वाले कौन कौन से हो गए? मेलाथियोन, आइसोप्रोटोन और कार्बेंडिजियम। मेलाथियोन, आइसोप्रोटोन और कार्बेंडिजियम। उसके बाद कम जहरीले, तो उसके ऊपर कौन सा होगा? तो चमकीले हरे रंग का। कौन से रंग का? चमकीले हरे रंग। तो कम जहरीले कौन कौन से? देखो केमिकल, तो मैनकोजेब हो गया, सल्फर हो गया, एजाडिरेक्टिन हो गया। कौन कौन से? मैनकोजेब, सल्फर और एजाडिरेक्टिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोनोक्रोटोफॉस। किसकी बात कर रहा है? मोनोक्रोटोफॉस, पीड़कनाशी। मोनोक्रोटोफॉस पीड़कनाशी यानी पेस्टिसाइड का यूज, है ना, प्रयोग के पश्चात प्रतीक्षा अवधि कितनी होती है? उसकी जो वेटिंग पीरियड जो होता है ना, किसका? देखो मोनोक्रोटोफॉस जो पेस्टिसाइड होते हैं उसका जो वेटिंग पीरियड होता है, प्रतीक्षा अवधि, तो वो कितनी होती है? तो इसको समझने से पहले अपन सबकी वेटिंग पीरियड एक साथ पढ़ लेते हैं। देखो इंडोसल्फान की जो वेटिंग पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है? तो 10 से 12 दिन। लिंडेन का कितना होता है? 9 दिन। कितने दिन का होगा? 9 दिन। उसके बाद देखिए मोनोक्रोटोफॉस, क्वेश्चन भी यही था अपना कि मोनोक्रोटोफॉस के अंदर जो प्रतीक्षा अवधि होती है तो वो कितने दिन की होती है? 10 दिन की। मेलाथियोन कितने दिन की वेटिंग पीरियड? 5 डेज। मिथाइल पैराथियोन उसके लिए कितना? 10 डेज। डाइमेथियोट कितने दिन? 15 डेज। ये बोर्ड में क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है ना। उसके बाद देखिए क्यूनोलफॉस कितने दिन का? 15 डेज, 15 दिन, है ना। एल्ड्रिन कितने दिन का वेटिंग पीरियड रहता है? 20 दिन का। और ये है डाई एल्ड्रिन। डाई एल्ड्रिन, तो डाई एल्ड्रिन के अंदर कितने दिन का वेटिंग पीरियड होगा? उसके अंदर होगा 20 से 30 दिन। कितने दिन का होगा? 20 से 30 दिन। ठीक है, तो ये वेटिंग पीरियड आप याद करके जाइए। उसके बाद अगला देखिए कार्बेरिल, तो कार्बेरिल के अंदर वेटिंग पीरियड कितने दिन का होता है? 8 से 10 दिन का। डीडीटी के अंदर 10 से 20 दिन का। और फोरेट के अंदर 20 से 30 दिन का। तो वेटिंग पीरियड क्वेश्चन आता है, आप उसको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घी में सुगंध किस कारण होती है? तो घी में जो एरोमा होती है ना, वो डाई एसिटाइल के कारण। किसके कारण? डाई एसिटाइल के कारण होती है। किसके कारण होती है? घी के अंदर एरोमा डाई एसिटाइल के कारण होती है। ठीक है, तो आज एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की जो क्लास यही खत्म होती है। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद।